नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सुमन कुमार साहू जी जुड़े हैं, जो कि फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर हैं। आज वो आप लोगों को मछली पालन व्यवसाय को और अधिक लाभदायक कैसे बनाया जाए, उस पर आप लोगों के साथ विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। सुमन कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम है सुमन कुमार साहू बोले। मैं फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर मैं वेस्ट बंगाल में हल्दिया जो ब्लॉक है उधर में काम करता हूँ एज ए फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर। सर, विगत पिछले कितने सालों से आप कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? लगभग 2007 से मैं इस फील्ड में हूँ। उससे पहले मैं फिशरी के बारे में पढ़ाई किए थे, तो उसका बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। अभी फार्मर्स गवर्नमेंट जो स्कीम है जो फार्मर्स है वही वही काम मेरा है, वही मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। सर, प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो मछली पालन व्यवसाय जो है फिशरी, मौजूद प्रेजेंट टाइम में उसका कंडीशन क्या है और उसका फ्यूचर क्या है? एक्चुअली आज का जो टॉपिक चुना है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसीलिए एक्चुअली हम लोग का कंट्री में अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग का अभी जो कोविड सिचुएशन में हम लोग चल रहा है, तो इसमें जो भी सेक्टर है उसमें ये जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स जो एक्टिविटी रहता है उसमें फिशरी एक 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 ऐसा प्राइमरी सेक्टर है जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहा है जो एक्वाकल्चर इज द फ्यूचर। तो इसीलिए फिशरी में अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो फार्मिंग सेक्टर में जो काम चल रहा है फार्मर का, तो वो तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग का अभी जो जरूरत है, तो वो फार्मर को जो अभी जो फार्मिंग कर रहा है उसको थोड़ा वैसा टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड किया जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाए जिसमें वो फार्मिंग का जो प्रोसेस अभी चल रहा है तो वो ज्यादातर बढ़ जाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी एडप्ट करने का बाद। सर, जो किसान है जैसे कि पशुपालन में भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, जब रिपोर्ट जब आया था पशुधन का, तो उसमें रिपोर्ट में एक देखने को आया था नजर की जो उनकी जो जनसंख्या है वो काफी उसमें बढ़ोतरी हुई है। राइट। तो ये जो मछली पालन की व्यवसाय की ओर अभी किसानों का उतना रुझान नहीं है, उतना मतलब वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसे बिहार जैसे राज्य है, वहां पे भी जितनी मछली की खपत है वहां पे उतनी अभी उपज उनकी पैदा मतलब उतना उत्पादन उनका नहीं हो पाता है। तो क्या वजह है और क्या ऐसा किया जाए कि मतलब वहां पे उपज में बढ़ोतरी हो सकती है उत्पादन में उनके? देखिए, आप जो बोले बिहार स्टेट के बारे में, या हम लोग का कंट्री में अगर देखेंगे, आज सुबह ही एक फार्मर से बात हुआ था। वो आप ये हरियाणा का फार्मर है, तो वो पूछ रहा था वो अमूर काप का बारे में। इधर हम लोग का हल्दिया में अमूर काप का फार्मिंग हुआ है, उसको थोड़ा नेट से जानकारी मिला, तो इसीलिए वो पूछ रहा था जो अमूर काप जो फार्मिंग कर रहा है तो कैसा होगा। तो मैं उसको जो बताया वो आपको जो बताना चाहूंगा, जिसमें सारे जो है फार्मर जो अभी देख रहे हैं वो लोग को जानकारी मिलेगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो फार्मिंग करते हैं तो बोलते हैं जो कॉम्पोजिट कल्चर में फार्मिंग करने के लिए। तो कॉम्पोजिट कल्चर जो है उसमें हम लोग का जो इंडियन मेजर कार्प है, जो लगभग हम लोग का देश में ज्यादातर वो फार्मिंग हो रहा है, वो है रुई, कातला, मृगेल। तो उसका साथ कुछ विदेशी कार्प है जिसको हम सिल्वर कार्प, ग्रेस कार्प और साइप्रिनस माछ बोलते हैं। तो ये जो 6 स्पीसीज है इसको कॉम्बाइन लेके हमको थोड़ा प्रॉपर रेशियो में स्टॉकिंग अगर हम लोग करेंगे, ये एक बात है। इसका फार्मिंग जो करना चाहिए, इसको थोड़ा एक टेक्निक लेना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल स्टॉकिंग, मल्टीपल हार्वेस्टिंग। मतलब जो मछली हम छोड़ेंगे वो हम बार बार छोड़ेंगे एवं बार बार मछली पकड़ेंगे। इसमें लाभ क्या होगा? ज्यादातर तालाब में जो फार्मर लोग करते हैं, आप बिहार बोलिए बट जो भी स्टेट में बोलिएगा, तो करते हैं क्या ना, एक बार ही हम मछली को छोड़ते हैं। वो मछली जो हम लोग हार्वेस्ट का जो टाइम आता है वो लगभग मोर देन 8 मंथ और मोर देन 6 मंथ का बाद, और लगभग कोई भी 1 साल का बाद भी हार्वेस्ट करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, फार्मर का जो इंतजार है, सोचिए थोड़ा हम लोग का प्रोग्राम आना था, सोचिए 5-10 मिनट लेट हो गया, तो जो इंतजार कर रहा था वो तो हड़बड़ी करेगा ना। ऐसा ही फार्मिंग सेक्टर में अगर इतना ज्यादा इंतजार है तो उधर तो फार्मर लोग का इंटरेस्ट कम मिलेगा।
तो इसीलिए जो टेक्निक है वो है मल्टीपल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जिसमें फार्मर का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी लो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या होता है, मैं थोड़ा आपको मॉडल उसका बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसा सोचिए हम लोग एक 1 डेसिमल एक पॉन्ड में अगर वो तो जो ऊपर लेयर का जो मछली है, सोचिए वो कतला है, हम लोग 4 नंबर कतला लिया, मोर देन 250 ग्राम वेट है कतला का। फिर हम लोग उधर सिल्वर कप लिया, 100 to 200 ग्राम का सिल्वर कप। मिडिल लेयर में क्या रहता है, रोहू रहता है, वो हम लोग 100 ग्राम एवरेज में 20 नंबर रोहू लिया। और जो बटम लेयर में है उधर वो मृगेल साइप्रिनास ये मछली रहता है 3 नंबर मृगेल पर डेसिमल में, और 3 नंबर साइप्रिनास लिया हम लोग पर डेसिमल में, और 2 ग्रेस कप छोड़ दिया जो घास वगैरह खाते हैं। तो ये मॉडल में अगर हम लोग छोड़ेंगे आफ्टर 3 to 4 मंथ, जो हम सिल्वर कप के बारे में मालूम है वो ज्यादातर उसका ग्रोथ ज्यादा होता है, तो सिल्वर कप को हम मिल जाएगा लगभग 1 kg। एंड जो रूही माछ हम लोग छोड़े थे, रोहू माछ लिबियो रोहिता जिसका साइंटिफिक नेम है, वो अब लगभग 4th मंथ के अंदर वो चला जाएगा 700 to 800 ग्राम। तो वो मछली लेके हम लोग फिर बेच देंगे, फिर रीस्टॉक करेंगे आफ्टर 4th मंथ। तो ऐसा करके और रोटेशन वाइज हम लोग फार्मिंग करेंगे तो जस्ट 8 मंथ का अंदर जो कतला हम लोग छोड़े थे 250 ग्राम एबव वेट में, वो कतला हम लोग को मिल जाएगा आपको 1.5 kg टू मोर देन 1.5 kg। तो ये जो मॉडल है मल्टीपल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग और कॉम्पोजिट फिश कल्चर में जो ये आईएमसी का साथ वो बाकी सब मछली के लिए जो फार्मिंग है, ये कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग मछली फार्मिंग करेंगे तो फार्मर लोग को प्रॉफिटेबल जो फार्मिंग आएगा। सिर्फ यही नहीं है, मैं थोड़ा ये लेकर बोलूंगा आपको, ये जो फ्रेमिंग है कॉम्पोजिट फिश कल्चर में, अब सभी हम लोग का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, आईसीआर इंस्टीट्यूट है, सभी बोलता है डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर करना चाहिए। अगर हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, ये जो कंपोजिट कल्चर का जो मॉडलिंग है, इसमें हम लोग अगर और कुछ फीस जो सोचिए हम लोग का जहाँ पे जिस फिश का डिमांड ज्यादा है उस टाइप का मछली अगर हम लोग उधर छोड़ेंगे तो हमको ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी वी आल्सो डन इन हल्दिया आल्सो। द फार्मर दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, तो बहुत सारा मछली छोड़ा है, नॉट ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, सम स्पीसीज फ्रॉम अदर स्टेट आल्सो। That's why they are getting more profit. और अगर सपोज कोई फार्मर Yes. छोटे लेवल पे अगर मछली पालन व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो उसकी मतलब तकरीबन लागत कितनी आती है? देखिए, अगर छोटी लेवल में करेंगे तो वो फार्मर को ऐसे ही एडवाइस देना चाहिए, उसको थोड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच में फार्मिंग करना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब उसका जो पॉन्ड है, सोचिए अगर 1 डेसिमल का एक पॉन्ड, ऐसा कैलकुलेट नहीं होता, 1 डेसिमल मतलब बहुत कम ही है, हम लोग लगभग 1 बीघा से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो अच्छा है। फिर भी मैं बताता हूँ, अगर 1 डेसिमल में एक पॉन्ड में हम लोग फार्मिंग करते हैं, ये कंपोजिट फार्मिंग का जो स्कीम है, इसमें आप 1 डेसिमल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 से 2,500 रुपया लगेगा पर डेसिमल में, मगर उनसे जो आपको प्रॉफिट आएगा वो मोर देन 6,000 रुपीज आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ऐसा प्रॉफिटेबल फार्मिंग का लगभग। तो फार्मर को जो करना है, आप जो पूछे, जो स्मॉल फार्मर है जिसका जमीन कम है, जिसका इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, उनको चाहिए उसका जो पॉन्ड का जो डाइक है, पॉन्ड डाइक मतलब वो जो पुकुर पॉन्ड का जो तालाब का जो मिट्टी का जो डाइक बनाता है, तो वो डाइक में अगर वो थोड़ा वेजिटेबल का जैसा कुछ क्रॉप उधर करेंगे, कुछ ऑर्नामेंटल ट्री भी उधर करेंगे, तो उसमें थोड़ा उसको प्रॉफिट आ जाएगा। और जो मछली फार्मिंग करेंगे, जो मैं आपको बताया, वो मल्टीपल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट में और डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर कॉन्सेप्ट में करेंगे तो उनका तो प्रॉफिट जरूर आएगा, ये सुनिश्चित है। अभी आप देखेंगे कि फिश राइस कल्चर और फिश डक राइस कल्चर इस तरह के मतलब बहुत सारी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में मतलब रन कर रही हैं और इस तरह के मतलब दिखाया जाता है कि फार्मर इस तरह कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए कितना बेनिफिशियल है? देखिए, ये बेनिफिशियल मतलब आप थोड़ा रिपीट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जो फिश राइस कल्चर है, अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच में, ठीक। हाँ। ठीक। एक्चुअली आपको जो ये सही है, अगर हम लोग अभी जो हम लोग का फार्मिंग का जो फार्मर्स का जो ये है टेक्निक है, उसको ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही जाना चाहिए।
अगर ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाएंगे तो उनको तो अदर्स एक क्रॉप में जो बोले वेजिटेबल है और उसका लाइफ स्टॉक भी वो कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, तो उनका जो फार्मिंग का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा उसको टेक्निकल नॉलेज भी लाना चाहिए, जिसका आधार होके वो करेंगे। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फार्मिंग का बारे में, अगर फिशरी में हम लोग बोलते हैं जो जो सोचिए जो मछली को खाना ज्यादा देना चाहिए, सप्लीमेंट्री फीड देना चाहिए, मछली को ग्रोथ होगा। तो इस बारे में भी जो बोलना है, अगर फार्मर्स को जो फार्मिंग का है उसको थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, तो जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही लो होगा। तो इसमें तो बहुत सारा टेक्निक भी है, अभी फार्मर्स लोग जो यूज कर रहे हैं वो लोग जो टेक्निक, वन ऑफ बेस्ट टेक्निक है ऑर्गेनिक जूस टेक्निक। मैं देखा हूँ इधर का जो फार्मर वो यूज करता है इन नथिंग बट ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जिसमें वो जो प्लैंकटन जो मछली का जो खाना है, फाइटो नेचुरल फीड, वो ज्यादातर वो भी मेंटेन रहता है। तो ज्यादातर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा ट्रेस देना चाहिए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, तो जो फार्मर का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा मिल जाएगा। जो फिश फार्मिंग के लिए एक आया बायोफ्लक टेक्निक है, काफी मतलब पुराना भी हो गया है। ये जो है ये किसानों के लिए मतलब कितना फायदेमंद है, बेनिफिशियल है? देखिए, ये जो टेक्निक है ये इजराइल का जो साइंटिस्ट है, आपको पता है, डॉक्टर योराम एबनीमेलिच। तो उनका बारे में अगर देखेंगे तो वो जो इसका जो ट्रायल रन किए थे वो बेनामी और तिलापिया में किए थे, पॉन्ड में किए थे। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है, ये बायोफ्लॉक का प्रिंसिपल, ये हम लोग ऐसे ही यूट्यूब में देखते हैं, वो टैंक में करता है, सीमेंटेड टैंक, पॉलिथीन टैंक, मगर इसका प्रिंसिपल वही नहीं है। प्रिंसिपल है कैसे ऑर्गेनिक जैसा फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा मैं इजी करके बताऊंगा, अगर जो फार्मर जो देख रहे हैं उन लोग को भी आसान होगा। हम लोग जो तालाब में फार्मिंग करते हैं, तो तालाब में भी हम लोग बायोफ्लॉक सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स लेता है, हम लोग वो जो राइस जस्ट लेता है, फिर हम लोग जो ग्राउंडनट ऑयल केक, जो बादाम कोल बोलता है बंगला में, ग्राउंडनट ऑयल केक, फिर वहां पे मोलासेस ले सकता है, फिर वहां पे हम लोग ईस्ट ले सकते हैं। तो ये जो मटेरियल जो है, इसको अगर हम लोग फर्मेंटेड करेंगे 48 आवर्स एडिंग विथ वाटर, जो पानी देकर, तो क्या होगा, तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट से जो 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 निकलता है, ये जो बायोफ्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा जो उपकारी जो ये है आपका जो फ्लॉक जैसा बन जाता है, जो उपकारी जीवाणु जैसा, तो वो क्या करता है ना, पानी में जो कार्बन का सोर्स भी ज्यादातर कर देता है। तो उसमें क्या होता है, तो जो एमोनिया का जो गैस है उसमें नाइट्रोजन रहता है। वो कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन को बाइंड करके तालाब में जो गैस जो मछली के फार्मिंग के अच्छा नहीं है, वो एमोनिया गैस है, वो एमोनिया गैस ज्यादा होने में नहीं देता है। और क्या करता है, तालाब का अंदर जो अब वेस्टेज है उसको मछली का खाना में कन्वर्ट कर देता है, उसको प्रोटीसियस प्रोटीन कहता है। तो इसमें क्या होता है ना, मछली को जो हम लोग जो बाहर से जो सप्लीमेंट्री फीड दे रहे थे, वो उसका परिमाण भी हमको कम लगेगा। तो इसमें क्या होगा, तो फार्मर का जो कॉस्ट भी, फार्मिंग का जो कॉस्ट भी वो भी कम हो जाएगा। और क्या होगा, नेचुरल फीड भी ज्यादातर ही कर सकते। तो आपका जो क्वेश्चन है, बायोफ्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग का तालाब में जो फार्मर लोग फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें अगर ये अप्लाई करेंगे तो फार्मर लोग को ज्यादातर प्रॉफिट सुनिश्चित आएगा। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो बायोफ्लक तकनीक है, yes. कम से कम क्षेत्र में भी, कम से कम एरिया में भी मतलब ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन करके सेल किया जा सकता है, इसलिए मतलब उसको कारगर माना जा रहा था, मतलब दावा ये किया जा रहा था कि किसानों के लिए बेहद कारगर है। जैसा कि आपने बताया कि पॉन्ड में भी जितने रूल एंड रेगुलेशन, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो किसानों को मतलब आप ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे कि यही कि मतलब कि सोचिए, मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप जिसमें बोलेंगे जो फार्मिंग हम लोग जो करते हैं, तो मैं कुछ सारा फिश का बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। अभी हम लोग का जो फार्मिंग के लिए फार्मर को सोचना चाहिए, वो जो कॉम्पोजिट फिश कल्चर में हम लोग को जो रुई कतला, मृगेल, ग्रेस कप, साइप्रिना, सिल्वर कप मछली का अलावा हम लोग को जेनेटिकली इम्प्रूव वेराइटी भी हम लोग को फार्मिंग में ले आना चाहिए। क्योंकि सेवरल टाइप ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट
वो अभी ये जेनेटिकली इम्प्रूव जो जो वैरायटी का फिश है वो तैयार कर रहा है। मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, जैसा साइप्रिनस मच। साइप्रिनस मच का ये ड्रॉबैक क्या है, ये मछली विद इन 6 मंथ का अंदर मैच्योरिटी हो जाता है, उसका बेली कंटेंट में ज्यादा फैट रहता है, तो इसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कर्नाटक में एक फिशरी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो लोग ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग पद्धति से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये कोई हाइब्रिड टाइब्रिड नहीं है। कोई कोई फार्मर लोग सोच लेता है हाइब्रिड हो गया, नहीं है, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, ये नेचुरल प्रोसेस। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस से जो जो फिश तैयार किया है ये सेप्टिनस से, उसको कहते हैं अमूर का। तो फार्मर लोग को ये अमूर कप जैसा जो जेनेटिकली इंप्रूव जो वैरायटी है, ये मछली को फार्मिंग में ले आना चाहिए। हम लोग देखा है विद इन 4th मंथ में अमूर कार्प का जो ग्रोथ है वो 1.5 kg का ऊपर आ जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फिश है फार्मिंग के लिए। और क्या मछलियां, तिलापिया है। तिलापिया का एक प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोलिफिक ब्रीडर है। तिलापिया का जो आरजीसी है, राजीव गांधी एक्वाकल्चर सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, उसने सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस से जेनेटिकली इंप्रूव फार्म तिलापिया तैयार किया है। तो इसका जो फार्मिंग है विद इन 100 डेज में हम लोग 400 ग्राम मिल सकता है मछली को, और इसको एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर शॉर्ट पीरियड में फार्मर्स कुछ तालाब में फार्मिंग करना चाहता है तो इसके लिए आपका ये मछली बहुत ही अच्छा है। फिर अभी तो सीपा से जो आप जयंती रुई के दो सोच लीजिए, जो रुई का जो इम्प्रूव वेराइटी है, उसका भी आप जो डिजीज रेजिस्टेंट पावर भी ज्यादा है, सर्वाइबिलिटी भी ज्यादा है। तो ये मछली को भी हम लोग फार्मिंग सेक्टर में फार्मर जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो जयंती रुई को छोड़ना चाहिए रुई का प्लेस में। स्कैम्पी, जीआई स्कैम्पी, जेनेटिकली इंप्रूव स्कैम्पी, ये भी बहुत अच्छा एक स्कैम्पी है, जो स्कैम्पी के बारे में हम लोग को मालूम है, जिसका मेल एंड फीमेल का अंदर मेल का ग्रोथ ज्यादा होता है, फीमेल का ग्रोथ कम होता है। तो इसी वजह से स्कैम्पी का, जिसका एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है, फिर भी स्कैम्पी फार्मिंग में इतना फार्मर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि इसका जो ग्रोथ है यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो इसका ग्रोथ आने के लिए एक नियो फीमेल सिस्टम भी है, आपको मालूम है, जिसमें ऑल मेल स्कैम्पी तैयार कर रहा है। तो ये जैसा फार्मिंग, ये ऑल मेल स्कैम्पी हम छोड़ सकता है, या हम जीआई स्कैम्पी छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप का जो जेनेटिकली इंप्रूव जो वैरायटी जो अभी आया है, तो इसको फार्मर को एडेप्ट करना चाहिए उसका पॉलीकल्चर मोड में। ये एक बात है। दूसरा बात है, हर स्टेट में कोई कोई फिश है जो एंडेंजर स्पीस हो गया। जैसा सोचिए पेंगबा मणिपुर का स्टेट फिश है, वो अभी एंडेंजर हो गया। बिहार में आ जाइए, उधर का जो स्टेट फिश है, आप मालूम होगा, वो जो साल सोल वो लोग, हम लोग का केरला में जाएंगे, उधर वो आप मिलेगा, वो कैरीमीन बोलता है, इट्रोप्लस सुरेटेंसिस। तो ऐसा बहुत सारा फिश है जिस फिश को हम लोग मागुर, सिंगी, बहुत सारा कोई ऐसा एनावस टेस्टोरियस फिश है। तो ये जो एंडेंजर इंडिजिनस फिश है, जो हम लोग का, हमारा खुद का देश का जो मछली है, खुद का स्टेट का जो मछली है, उस हम लोग का रीजन का जो मछली है, उस मछली को भी हमको इस कंपोजिट फिश कल्चर में डालना चाहिए। तो ये हाई वैल्यू फिश है, इसमें तो हमको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इन जिसमें फार्मर्स को बोलूंगा, इस ये जो ज्यादा हम लोग अगर डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर करेंगे, अगर ज्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे, और न्यू जो टेक्निक है उसको अगर मेरे तरह से इजी से अगर मैं एडेप्ट करूंगा, तो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो फार्मर लोग जरूर बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो चर्चा था कि मछली पालन व्यवसाय को और अधिक लाभदायक कैसे बनाएं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने अनुभव के आधार पर जो किसान भाई इस समय आपको सुन पा रहे हैं, उनको आप ये बताएं कि और जो मतलब और उसमें क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो तकनीक अपना रखे हैं उसमें, तो उनका जो मछली पालन व्यवसाय जो है और लाभकारी हो जाएगा और बेनिफिशियल हो जाएगा। लाभकारी के लिए सोचिए, मैं पहले एक बात बोलूंगा फिशरी के बारे में। हम लोग जो मछली पालन करते हैं, ये नॉट ओनली इन आवर फिशरी, इट इज आल्सो अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेवरल प्रोडक्ट, जो हम लोग मनुष्य, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो खाने के लिए लेते हैं। तो हमको मेरा मुनाफा के लिए, मेरा प्रॉफिट के लिए जो मछली या जो भी प्रोडक्ट मैं तैयार करूंगा, उसको मेरा मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाइजेनिसिटी, उसका जो केमिकल जो यूजेस है, उससे मुझे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फार्मर हम लोगों को दिमाग में लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट केमिकल्स नहीं है जिसको मैं फिश को खिलाने से 1 मंथ या कम ड्यूरेशन में वो एडल्ट मछली हो जाएगा। ये ऐसा अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं आया।
तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सचेतन रहना चाहिए। ऐसा कुछ जो केमिकल जो ह्यूमन बीइंग के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो यूज नहीं करना चाहिए। ये पहला चाहिए। दूसरा बात क्या है, दूसरा प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए मछली ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हम लोग ऑल ओवर कंट्री में। इसका जो मार्केट है ये तालाब से ही स्टार्ट हो जाता है, इसका जो मार्केट है। और अभी जो मालूम है, ये मछली नॉट ओनली एज ए फूड, क्योंकि अभी हम लोग को जो कोविड सिचुएशन में मालूम है, आपको भी मालूम पड़ेगा, हम लोग की इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। मछली का अंदर जो जो आपको जो ये रहता है, विटामिन ए रहता है, विटामिन के रहता है, वो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड ओमेगा 3 रहता है। तो इसलिए मछली का डिमांड है। तो लाभजनक मछली का जो व्यवसायिक बढ़ाने के लिए फार्मर को जो चाहिए वो है, फार्मर को थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा झुकना चाहिए। और उसको जो फार्म है, वो फार्म में जो उसको तो थोड़ा जो ऐसा जो पॉन्ड डाइक है, उसको इंडिकेटेड फार्मिंग अप्रोच में फार्मिंग करना चाहिए। जैसा उसका तालाब का अंदर मछली होगा, तालाब का बाहर जो जो पॉन्ड डाइक है उसमें वेरियस टाइप और वेजिटेबल होगा, तो वो लाभजनक तो जरूर रहेगा मछली के लिए। और एक फार्मर को चाहिए उसको थोड़ा नोट डाउन करना चाहिए। इस साल मैं मछली पालन के लिए जहाँ जहाँ प्रोडक्ट दिया है, सोचिए मैं एक लिस्ट बोल रहा हूँ, हमको 1 डेसिमल पॉन्ड में IMC जो कंपोजिट कल्चर है वो 40 नंबर स्टॉक करना चाहिए, वो ऑन एन एवरेज 100 का। ओके, आफ्टर देन जो 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 कल्चर चलेगा, तो उस टाइम हम लोगों का जो लाइम का जो यूजेस ऑफ लाइम है, ये हमको थोड़ा करना चाहिए। क्योंकि लाइम अगर हर महीने में अगर लाइम देंगे, वाटर का जो pH है वो कंट्रोल रहेगा। सॉल्ट का यूजेस हम भूल गए हैं। सोचिएगा, अगर सॉल्ट का आप अगर जाएंगे इंटरनेट में देखेंगे, उधर देखेंगे सॉल्ट का बारे में लिखा है, वो है अपना एस्पिरिन ऑफ एक्वाकल्चर। तो हमको सॉल्ट व्यवहार करना चाहिए। हम बोले फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो जूस, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसा है, वो उसका खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं है। वो अगर महीने में 2 अगर हम लोग देंगे तो प्लैंकटन का ग्रोथ ज्यादा होगा, मछली का जो खाना वो भी सही तरह से मिल जाएगा। काऊ डंग जो है उसको अगर फर्मेंटेड करके यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा होगा। तो मैं इतना बात बोल के जो बताना चाहता था वो है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो फार्मर का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच में फार्मिंग करेंगे तो ज्यादा आएगा, और डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर करना चाहिए। पॉलीकल्चर मोड में ज्यादातर फिश लेके कल्चर करना चाहिए, जिसमें वो फिश का एक एक हमने कंपोजिट में करेंगे, पॉलीकल्चर में करेंगे तो फार्मर को ज्यादातर प्रॉफिट आएगा। आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जैसे कि देसी और विदेशी नस्लों की बहुत सारी मछलियां हैं, प्रजातियां, और उनका और एक साथ पालन किया जाता है, तो उसका मतलब लाभ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, बेनिफिट पे? सॉरी, फिर रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे देसी और विदेशी प्रजातियों की कई सारी मछलियां हैं। हाँ, राइट। जैसे कि आपने जो हमारी आज चर्चा हुई उस पर आपने देसी जो प्रजातियां उस पर काफी जोर दिया मछली पालन पे। हाँ। तो ये जानना चाहूंगा कि और कोई किसान देसी और विदेशी प्रजातियों की जो मछलियां उनका एक साथ पालन करता है तो उसके मुनाफे पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, सोचिए, मैं देसी का बोला, मगर वो जो विदेशी मछली जो है, वो विदेशी मछली कौन सा है? वो है आपका ये सिल्वर कार्प है, ग्रेस कार्प है, साइप्रिनस मछ है। तो ये हम लोग का कंट्री का मछली नहीं है, बाहर से आया है। मगर बाकी जो मछली है तो वो तो हम लोग का कंट्री का है, मगर दूसरा रीजन का है। सोचिए मणिपुर का पेंगबा फिश, ठीक है, तो ये मछली हम लोग का कंट्री में आप सिर्फ मणिपुर में मिलेगा, दूसरा कोई भी रीजन में आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चीन में, यूनान प्रदेश में मिलेगा और म्यांमार में मिलेगा। ये पेंगबा को अगर हम लोग उसका सीड लेके, अगर हम लोग सोचिए दूसरा स्टेट में अगर पॉलीकल्चर में पेंगबा कल्चर करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि पेंगबा जो है वो हर्बीवोरस फिश है, वो एक्वाटिक प्लांट खाता है जो 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 पॉन्ड में। तो इसको तो मैं हम लोग एक्सोटिक फिश नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हम लोग का दूसरा स्टेट का है, मगर हम लोग का तो कंट्री का ही मछली है ना, इस रीजन में कर सकता है। ये कोई कार्निवोरस फिश भी नहीं है। और दूसरा जो एक्सोटिक फिश है वो जो बोला सिल्वर का, ब्रेस का, साइप्रिनस का भी अमूर आ गया। तो ये सब मछली को लेकर एक साथ मिलकर मत्स्य करना चाहिए। मोनोकल्चर, एक स्पीसीज का कल्चर, ये कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ये जो कार्निवोरस फिश है, जैसा आप एग्जांपल दीजिए, जैसा भेटकी, सोचिए भेटकी है, चितल फिश है, तो जो कार्निवोरस फिश है, तो इसको भी हम लोग पॉलीकल्चर में कर सकते हैं। उसके लिए टेक्निक अपनाना चाहिए। कैसा टेक्निक है?
ना जो कार्निवोरस फिश है उनका जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, और बाकी जो हम लोग का जो जो आईएमसी जो मछली है उनका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एक साथ तालाब में छोड़िए, कुछ दिक्कत नहीं है। छोटा कार्निवोरस फिश इतना बड़ा मछली को नहीं खा पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर ज्यादातर वो आप देसी विदेशी जो भी मछली बोलेंगे एक साथ मिलके हम लोग कल्चर करेंगे तो उसमें प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएगा निश्चित बोल सकते। एक क्वेश्चन और है, जैसा कि आप देखेंगे मौजूदा वक्त में क्या है कि हर कोई चाहता है कि कम से कम समय में हर एक अपना काम कोई भी पूरा कर ले। अब मछलियों में देखते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें कांटे बहुत सारे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें मतलब कांटे कम होते हैं और उनको जो लोग उनको खाना ज्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उनको कठिनाई नहीं होती है खाने में। तो इस तरह का मतलब जो है मतलब कौन कौन सी मतलब प्रजातियां हैं मछलियों की जो मतलब जो ग्राहक हैं उनके लिए एक तरह से अनुकूल है? सोचिए, ये जो कांटे के बारे में बोला और ग्राहक के लिए बोला है, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, ये छोटा मछली है ना वो मोला बोलता है, हम लोग इधर बंगाली में मोरोला बोलता है, मोला। फिर आपका जो एक्चुअली जो मछली का जो मैच्योर मछली है जिसका आपका लेंथ 25 सेंटीमीटर का अंदर है, वो सब छोटा मछली का अंदर आता है, मोरोला पुटी ऐसा सब मछली आता है। तो ये जो मछली है ना इसमें आपका जो कैल्शियम का परिमाण है, इसमें जो विटामिन का परिमाण है बहुत ही ज्यादा आता है, क्योंकि वो जो मछली हम लोग पूरा खाता है, पूरा कांटा लेके पूरा मछली खाता है, छोटा मछली जो है। तो ये टाइप जो मछली है ये कांटा है, इसलिए अगर ये हम लोग जो ग्राहक है जो कंज्यूमर है अगर ये मछली नहीं लेंगे तो ये हम लोग को लिए ठीक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का हेल्थ कॉन्शियस के लिए अगर बोलेंगे आप अगर एक बड़ा कतला माछ बाड़ी घर के लिए पकाने के लिए ले जाए और एक मोला का जो छोटा छोटा मछली है वो एक बाटी ले जाएंगे तो मोला में आपको ज्यादा आपको इम्यूनिटी पावर मिलेगा, ज्यादा मेडिसिन मिलेगा, ज्यादा पुष्टि भी मिलेगा, न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा रहता है। तो हम लोग वो भी बोलता है जो छोटा बच्चा है, एजिड आदमी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें उसको भी जो ज्यादा देना चाहिए। तो फार्मिंग में फार्मर को मैं बोलूंगा अगर आप लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, अगर ये जो मछली है जो आप बहुत अच्छा किया ये टॉपिक बोला आपने, ये जो मछली है ये है सेल्फ रिक्रूटिंग स्पीसीज। अगर मैं जमीन से वो जो राइस का जमीन है, धान जमीन है, उधर से अगर हम लोग थोड़ा मोला थोड़ा पुटी वो मछली लेके अगर हम लोग तालाब में छोड़ देंगे वो ऑटो ब्रीड कर देता है, ऑटो ब्रीड करके अपना बच्चा तैयार कर लेता है। पहले हम लोग बोलते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए आप वो ये कुछ मुआ कोल देके सबको सब अनवांटेड फिश को मार दीजिए, नहीं अभी नहीं मरना चाहिए, वो मछली को भी रखिए, वो भी आपको प्रॉफिट देगा। आईएमसी का साथ रुई कतला का साथ अगर आपका मोला पुटी और बहुत सारा जो इंडिजिनस स्पीसीज है वो अभी आप लोग फार्मिंग करेंगे तो उसका तो वैल्यू भी ज्यादा है, मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा है। तो खाने के लिए भी हम लोग को खाना चाहिए और फार्मर के लिए अगर फार्मिंग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लाभजनक तो जरूर होगा। आप अपने अनुभव के आधार पे जो भी किसान भाई इस समय सुन पा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोचिए, मैं पहले एक मैसेज देना चाहूंगा, जो आपका जो कृषि जागरण का जो पेज है ये तो ऑल ओवर कंट्री में सभी देख रहा है, तो ये मेरे लिए रियली ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं बताना चाहता हूँ जो अभी जो रीजन में है इधर का जो फार्मर लोग है वो अभी डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर एडप्ट कर रहे हैं। वो बहुत सारा मछली जो इधर का नियो मणिपुर का स्टेट फिश वो इधर फार्मिंग क्या है, वो अमूर का फार्मिंग क्या है, वो फिर वो जो लेबियो फिम्ब्रिएटास वो साउथ इंडिया में मिलता है, लेबियो फिम्ब्रिएटास आपको मालूम है उधर का वो एंडेंजर स्पीसीज है, वो इधर फार्मिंग किया है। फिर गिफ्ट तिलापिया फार्मिंग किया, अभी जेएस कैंप भी कर रहे हैं। तो ये सब वो पॉलिकल्चर मोड में कर रहे हैं। तो उनका जो फार्मिंग का जो मैं देखा हूँ, जो उनसे जो मेरा एक्सपीरियंस हो मेरा काम में, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आप सभी के लिए, आप पहले डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर कीजिए, बहुत सारा मछली के लिए पॉलिकल्चर कीजिए, ये आपके लिए लाभजनक है। दूसरा बात है आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, आप ऑर्गेनिक जूस अप्लाई कीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक जूस अप्लाई करने के लिए। इसका अगर मैं आपको कंपटीशन जाएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा, ऑर्गेनिक जूस आप अप्लाई कीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। तीसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए, पॉन्ड डाइक को ऐसा अनयूटिलाइज मत छोड़िए,
ऑन डाइक जो है उसको आप बहुत सारा वेजिटेबल लगाइए, बहुत सारा वो जो भेषज जो उद्भिद कहता है उसको, वो उसका हर्ब्स है, हर्ब्स वो अगर हम लोग करेंगे उसको, जैसा तुलसी है, जैसा बहुत सारा ऐसा है, नीम का पत्ता है, वो लेके हम हल्दी है, वो सब मछली में अगर देंगे, तालाब में देंगे तो हम लोग का जो मछली है उनका भी ग्रोथ भी ज्यादा आएगा। तो ये जैसा नॉलेज आपको ले आना चाहिए। तो ये सब का कुल मिलाकर अगर हम लोग फार्मिंग करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा, अगर गारंटी से बोलूंगा, जो भी सेक्टर है ये जो प्रॉफिटेबल सेक्टर, ये फिशरी से ज्यादा आप कभी किसी भी सेक्टर में इतना प्रॉफिट नहीं ले सकता है, इतना प्रॉफिट है ये सेक्टर में। निसंदेह आज की चर्चा काफी सार्थक रही, और जो भी किसान भाई इस समय हमसे जुड़कर सुन पा रहे हैं उनको भी, वो भी हमारी जो लाभप्रद जानकारी हमने दिया उससे लाभान्वित होंगे। और हम चाहेंगे कि कृषि जर्नल से आप आगे भी जुड़े रहें। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े थे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।